Hello students, you are welcome to my channel. It's Rational Academy. My name is Pawan Kumar and today we are going to study the chapter number 1 of class 10th of social science class 10th, that is resources and development. So without wasting time, just let's go to the slides. Before going further, we must understand the meaning of resources. Students, as the definition of resources tells us, let us read it. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources. Translate it into Hindi or know the meaning of it. So in Hindi we can say like वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। ओके, और संसाधन कोई चीज़ कभी बनती है जब वो टेक्निकली एक्सेसिबल हो। टेक्निकली एक्सेसिबल से हमारा मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम एक्सेस कर पाएँ, यानी उसको यूज़ कर पाएँ, तब वो जा करके रिसोर्स कहलाएगी। और इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कि उसे हम एक्सेप्टेबल, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल का मीनिंग यहाँ पर होगा कि वो चीज़ हमारा कल्चर जो है उसे माने एक तरीके से, तो वो सभी चीज़ें हमारी रिसोर्स कहलाएंगी। या इन सिंपल या जनरल टर्म में बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें मिलती हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी रिसोर्स कहलाती हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, लाइक दिस लैपटॉप आई एम यूजिंग, ये भी एक रिसोर्स है। और ट्रीज यू कैन से, फॉरेस्ट यू कैन से, वाटर, सनलाइट, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो सकते हैं। कहने का मतलब सीधा यही है कि जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को या हमारे नीड्स को पूरा करती हैं वो सारी की सारी रिसोर्सेज हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस जो सेक्शन है ये हमारे चैप्टर का, इसमें यही बताया गया है कि ह्यूमन जो है उसका कैसे इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि हमारा ये फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये हमारा इंडस्ट्रीज है और हमारी टेक्नोलॉजी है। तो मतलब ये तीनों चीज जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है। अब जैसे कि इसके बीच में हमारा ह्यूमन बीइंग दे रखा है। ह्यूमन बीइंग यानी कि हम सारे इंसान लोग। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले इंसान जो है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर है। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी नेचुरल होंगी, बायोटिक होंगी, अबायोटिक, वो सारी चीज़ें हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगी। दूसरी तरफ है हमारी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ या रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्रीज वगैरह से मिलता है वो प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में उससे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट जो है बाद में हम ह्यूमंस के ही काम आता है। इसका एक एग्जांपल तुम ले सकते हो कि जैसे कोई गेहूं बोता है, तो गेहूं को जब काट करके उसे प्रोसेस करके उसका आटा बनाया जाता है, मैदा बनाया जाता है, और उस आटे या मैदे से हम बिस्किट्स वगैरह बना लेते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो हमारी ज़रूरतों को ही पूरा करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी ज़रूरतों को ही पूरा करता है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आज के टाइम में। आप खुद ही देख सकते हो कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, काम कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें कि कितने टाइप के हमारे रिसोर्स हो सकते हैं या कितने तरीके के हमारे संसाधन या रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा बायोटिक और अबायोटिक। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स बता दूं, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उसमें, चाहे हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फौना हो गया, फिशरीज हो गई और लाइफ स्टॉक हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। फ्लोरा और फोना आपको पता ही होगा। फ्लोरा जो है हमारा पेड़ पौधे होते हैं और फोना जो है हमारे जितने भी जीव जंतु या एनिमल्स को तुम बोल सकते हो। फिशरीज तुम्हें पता होगा, मछली पालन जिसको बोलते हैं हिंदी में। लाइफ स्टॉक मतलब
किसी भी तरीके के जीव जंतु को पालना। अब उसके बाद में अगले होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? जो नॉन लिविंग एक तरीके से बोल सकते हो, और इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे रॉक्स और मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो हमारा कैटेगराइजेशन करा गया है रिसोर्सेज का, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब किसी चीज का खत्म होना, यानी खत्म होने के बेसिस पे हमने जो है दो तरीके के रिसोर्सेज को बना रखा है। पहला है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं कि जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में हमारे दोबारा से बन सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो कि उनकी पॉसिबिलिटी कम है कि जो खत्म हो जाए वो। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और ये वाटर एनर्जी तुम बोल सकते हो, और फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ यानी जो जानवर वगैरह हो गए। तो अब इसमें सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता होगा, यानी वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है। विंड एनर्जी का भी पता होगा, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सॉरी। उसके बाद में हमारे आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे स्टूडेंट कौन से होते हैं? अगर खत्म हो जाएं तो दोबारा मतलब या तो वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिन्यू होने में, या फिर वो रिन्यू हो ही नहीं सकते। ठीक है, यानी वो दोबारा नहीं बन सकते। तो उसमें आते हैं हमारे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। सो द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन जो है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी हक के आधार पर भी हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है। तो अगर हम उसमें बात करें तो सबसे पहला है हमारा, उसमें आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है हमारा कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज, और तीसरा आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज यू कैन से, और उसके बाद में चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो अगर हम फर्स्ट वाले की अगर बात करें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज से हमारा क्या मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार हो। ठीक है, अब इसमें अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हो सकते हैं हमारे पर्सनल गेन रिसोर्सेज, यानी जो हमने खुद से कमाए हो या हमने खुद से अपने बनाए हो। फॉर एग्जांपल इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कैसी भी हमारी प्रॉपर्टी, चाहे हमारा घर हो गया, चाहे हमारी कार हो गई, या और भी कई सारी चीजें जो हमारी सिर्फ एक, जिसके ऊपर एक सिर्फ इंडिविजुअल का अधिकार हो, यानी सिर्फ एक इंसान का बोल सकते हो आप। अब दूसरे होते हैं हमारे कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं दोस्तों? यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार ना हो, उसके ऊपर एक पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो उसका जो है सबसे पहला अगर हम एग्जांपल देखें तो ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स, यानी कि गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े खेत होते हैं वो किसी के नहीं होते, जहाँ पर घास वगैरह लगी होती है, और लोग कम्युनिटी मतलब एज ए होल जाते हैं वहाँ पर अपने कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए हमारे। ब्यूरियल ग्राउंड्स कौन से होते हैं? यानी जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। तो ऐसे भी जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो कम्युनिटी बेस्ड में आते हैं। उसके बाद में कॉमन पॉन्ड्स हो गया हमारा। पॉन्ड यानी कि तालाब, जिसको पूरा गांव या फिर एक कम्युनिटी यूज करती हो। उसके बाद में अगला आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज हमारे कौन से होंगे? जिसके ऊपर हमारा मान लो एक तरीके से गवर्नमेंट का अधिकार होगा, या यानी कि पूरे नेशन का उसके ऊपर अधिकार होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे ऑल द रिसोर्सेज एक्सेप्ट समवन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के अलावा जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। ओके, अब उसके बाद में अगला दे रखा है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके ऊपर मतलब एक नेशन का अधिकार ना हो करके पूरे वर्ल्ड का अधिकार आप बोल सकते हो। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिक माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, जैसे कि देखो अगर कोई कंट्री है उसकी बाउंड्री अगर किसी ओशन से लग रही है तो
उसकी बाउंड्री से 200 नॉटिक माइल्स जो एरिया होगा उस तक जो है उस कंट्री का अधिकार होगा। उसके आगे का जो ओशन होगा उसके ऊपर उस कंट्री का या किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं होगा। तो यानी कि जो उसके बाद वाला ओशन होगा उसके ऊपर, मतलब ये एक तरीके का इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा उसके आगे की चीज जो होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगला दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे भी मतलब रिसोर्सेज को हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो डेवलपमेंट यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो बनावट के अधिकार पे। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, और उसके बाद में डेवलप्ड रिसोर्सेज, उसके बाद में अगला है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज, और उसके बाद में हमारा है रिजर्व रिसोर्सेज यू कैन से। तो अगर हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल रिसोर्स हमारे कौन से होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स हमारे वो होते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनकी पोटेंशियलिटी हमें पता होती है कि हाँ ये रिसोर्स हमारे पास है, बट उन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल टेक्नोलॉजी नहीं होती। यानी कि एक तरीके से बोले टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, हमारे पास तकनीक की कमी होती है उन रिसोर्सेज का यूज करने में। तो ऐसे रिसोर्सेज जो है हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो जैसे इसमें दे रखा है सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। तो अब हमें पता है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है हमारे पास है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के दो जो मतलब स्टेट्स हैं, राजस्थान और गुजरात, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी अवेलेबल कि हम उस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज़ कर पाए अभी प्रेजेंट टाइम में। आने वाले टाइम में हम कर सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस एनर्जी को हम यूज़ कर पाएँ, एज ए रिसोर्स बना पाएँ उसको। उसके बाद में डेवलप्ड रिसोर्स हमारे कौन से होते हैं? सो स्टूडेंट्स, डेवलप्ड रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमको सर्वे के माध्यम से पता होती है। ठीक है, यानी कि हम एक सर्वे करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा रिसोर्स है हमारे पास में, और उस बेसिस पे हम जो है इन रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कि जो हमारे पास काफ़ी मात्रा में होते हैं, यानी कितना स्टॉक है वो हमें पता होता है उसका, बट उनका भी यूज़ जो है हम थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइप की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती कि हम उस रिसोर्स को फुल्ली यूज़ कर पाएँ। अब रिजर्व रिसोर्सेज जो हैं हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट? रिजर्व रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता तो होते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, बट उनका यूज़ करने के लिए हमारे पास मिनिमल टेक्नोलॉजी होती है सिर्फ। तो इन रिसोर्सेज को भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड्स है हमारी, इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा चैप्टर का, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि प्रॉब्लम कॉज्ड बाय रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। सो अब तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ रिसोर्सेज ख़त्म भी हो जाएं, या उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही है वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, उसमें क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि अंधाधुंध जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को काट करके उन्हें मैदानों में बदला जा रहा है, और मैदानों में बदल करके उनको कुछ भी यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से। उसके बाद में आ रहा है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या हो रहा है? जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और आप सभी को भी पता होगा कि जो ट्रीज़ होते हैं वो जो हमारे सॉइल होती है, टॉप सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है, उसको बांध करके रखते हैं ज़मीन में। बट जैसे जैसे हम ट्रीज़ काट रहे हैं तो जो टॉप सॉइल है वो रेन वाटर की वजह से या फिर विंड की वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रही है। तो जब वो सॉइली फर्टाइल सॉइल चली जाती है तो डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब रेगिस्तान बन जाता है एक तरीके से। उसके बाद में एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का क्या मतलब है कि अब जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो जंगल में कितने सारे जीव जंतु रहते थे वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होते जा रहे हैं।
उसके बाद है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन भी एक तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही हो रहा है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं तो उसके वजह से जो टॉप सॉइल है वो इरोज होती जा रही है। अब उसके बाद में फोर्स्ड माइग्रेशन, ये भी एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने का, कि मतलब जहाँ लोग, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी आदिवासी जो लोग होते हैं हमारे, वो जो है मतलब कई तरीके से फॉरेस्ट में रहते हैं और वहीं के चीज़ों पे या उन्हीं रिसोर्सेज पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। बट जैसे ही हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उन लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है, या और भी कई जो हम डेवलपमेंट काम करते हैं जैसे डैम्स बनाने हैं, कुछ भी करना, तो उसकी वजह से भी एक तरीके से ये फोर्स माइग्रेशन होता है, मतलब एक इंसान को ना चाहते हुए भी दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसके बाद में सॉइल डिप्लेशन भी हो रहा है, ऑयल डिप्लेशन भी हो रहा है। इसमें ऑयल डिप्लेशन मतलब खत्म होना उसका। ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन लेयर का खत्म होना। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, और उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या कर रहे हैं, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी वजह से ये ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। यानी कि ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं रेडिएशन वाली, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। बट अगर इसका ही डिप्लेशन होगा तो सन की रेज जो है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, ये एक मेजर कॉज है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का इससे पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि रैपिडली अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना। अब वो किन कारणों से हो रहा है, कि जैसे जैसे आपने देखा होगा इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ पे या पूरे वर्ल्ड में, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो जो है गर्म गैस है, आप बोल सकते हो, और उसी के वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अब जब वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने या वर्ल्ड नेशंस ने देखा कि मतलब हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से जो अर्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद में एक कंसेप्ट आया जिसको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब लोगों ने मतलब ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया रिसोर्सेज का, तो उसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है हम लोगों को फेस करने पड़े। अब उन इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि क्या नाम है, अब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसका नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise the needs of the future generation। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी कंट्री के लिए डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, बट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कहीं पीछे छोड़ दें। हम लोगों को उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। यानी कि वो हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए एक देश का, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो इस स्केल में, कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक खराब ना हो। तो कुछ ना कुछ इन्होंने पॉलिसीज बना करके एक ऐसे प्रोग्राम को डेवलप किया और अप्लाई किया कि उसको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट कि जिसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई डैमेज ना हो, और साथ ही साथ में हम रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े तो उनको भी मतलब कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके का जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमिट है, इसके बारे में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीबीएसई में, कि ये रियो सबमिट क्या था या रियो सम्मेलन क्या था। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ नहीं था कि एक सबमिट यानी सम्मेलन किया गया था रियो डी जनेरियो नाम की जगह पे, जो कि ब्राज़ील में, और कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ओके,
तो इस समिट में या इस सम्मेलन में आप बोल सकते हो कि मतलब 100 से ज़्यादा देश जो है पहली बार इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर मतलब डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कि जब इन्होंने देखा कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं और ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो वर्ल्ड के करीब 100 देश, जैसे कि इसमें बता रखा है, तो 100 हेड्स यानी कि देश आ करके रियो डी जनेरियो नाम की एक जगह है, वहां पर एक समिट किया गया था इन्वायरमेंट के ऊपर। अब उस समिट में या उस सम्मेलन में एक चीज और हुई थी, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब आप बोल सकते हैं घोषणा साइन की गई थी, जिसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 यानी कि ये 2021 के लिए ये 21 यूज किया गया 1992 से। तो उसमें ये कहा गया था कि मतलब लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या इस ऑर्गेनाइजेशन में ये मतलब कॉन्फ्रेंस की गई थी और वहाँ एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। और इस एजेंडा 21 यानी इस डिक्लेरेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी क्या एम थे उसके, कि अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला उसका काम यही था कि जो भी कंट्रीज हैं जो भी इस डिक्लेरेशन को साइन करेंगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगी। और दूसरा उनका जो एम था मेन, कि वो कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिसीज ग्लोबल कोऑपरेशन। तो यानी कि उनका अगला ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोग जो है इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिसीज से कॉम्बैट करेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू, यानी ये सारे देश आपस में कोऑपरेट करके इन सारी चीज़ों से कॉम्बैट करेंगे। और कॉम्बैट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लड़ना या फिर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा एजेंडा 21 एट रियो डी जनेरियो। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। सो अब स्टूडेंट्स ये डिक्लेरेशन तो साइन हो गया था, बट उसके बाद में एक और सेक्शन दे रखा है इस चैप्टर में हमें, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है। सो प्लानिंग इन एनी सेंस क्या बोल सकते हो आप उसके बारे में, कि प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय एनीवन टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल व्हिच आर प्रीफिक्स्ड। यानी कि प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी गोल को जो हमने पहले से ही निर्धारित कर रखा होता है उसको पाने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लानिंग या फिर मेथड्स आप बोल सकते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करें तो ये हमारे एक ऐसे मेथड्स हो गए जो एक कंट्री अडॉप्ट करती है कि जो रिसोर्सेज उसके पास में है उसी रिसोर्सेज का यूज करके डेवलपमेंट को हासिल करना या डेवलपमेंट करना, एक तरीके से विकास को संभव बनाना एक तरीके से दिए गए रिसोर्सेज में। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यानी इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जा सकती है या कैसे की जाती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर जो है इवनली मतलब रिसोर्सेज सारे के सारे नहीं है। मतलब किसी जगह पे किसी रिसोर्स की कमी है या किसी जगह पे किसी रिसोर्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स अब इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि लाइक राजस्थान इज वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर सोर्सेज। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का इसमें एक एग्जांपल दे रखी है कि राजस्थान में जैसे हमें पता है कि सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, बट इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मतलब यूज़ तो कर सकते हैं, बट वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, वाटर सोर्सेज की कमी है, यानी पानी की कमी है। वहाँ पे बिहार है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, यहाँ पर तुम देखोगे कोल वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बट वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की बहुत कमी है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर देखें अरुणाचल प्रदेश का अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी है, बट वहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं अच्छी खासी मात्रा में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद में आता है हमारा इंडिया में अगर हम बात करें लैंड रिसोर्सेज की, अगला सेक्शन इसमें हमें यही दे रखा है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो एक तरीके से हम इसमें इस एग्जांपल से क्या देख रहे हैं कि राजस्थान में
एक तरफ एक रिसोर्स की बहुत ज़्यादा भरमार है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे रिसोर्स की कमी है। तो ऐसी कई सारी जगह हैं इंडिया में, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक तरीके के रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट दूसरे तरीके के रिसोर्स बहुत कम है। स्टेटिस्टिकल डाटा दे रखा है कि जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो 43% जो इंडिया का लैंड है वो प्लेन में है, मतलब वहाँ पर सिर्फ मैदान मिलते हैं हमें। और दूसरी ओर अगर हम देखें जिसमें हमारे मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ होती हैं। अब माउंटेन्स की बात करें तो वो 30% है इंडिया में। मतलब इंडिया के टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो उसका जो 30% है उसमें माउंटेन्स हैं। अब इसी वजह से मतलब काफ़ी सारी इंडिया में हमारे नदियाँ भी हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी हैं। उसके बाद में हमारा 27% जो है ये कंट्री में प्लेट्यू रीजन्स होते हैं, ओके, जिनके अंदर काफ़ी सारे रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है और फॉरेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लैंड रिसोर्सेज अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करें इंडिया की। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देख रहे होगे आप लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड यूज पैटर्न से हमारा क्या मतलब स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा टोटल एरिया है, इंडिया का जितना भी टोटल एरिया है उसमें अलग अलग काम के लिए या अलग अलग वर्क के लिए जो लैंड यूज किया जाता है उस डाटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ये यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस है, जैसे ब्लू वाला हमारा फॉरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये ब्राउन वाला जो है हमारा बैरन एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड, उसके बाद में हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, उसके बाद में इस तरीके से हमें अलग अलग सेक्शन में दिखा रखा है। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये दो डाटा हमारे कंपेयर कर रखे हैं। ये डाटा जो है फर्स्ट वाला 1961 से और दूसरा वाला जो है 15 तक का है। तो अब यहाँ देखोगे कि जैसे ये ब्लू वाला फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पहले 1961 में ये मतलब 18.11% था, बट अगर हम 2015 के डाटा की बात करें तो ये एरिया हमारा बड़ा है फॉरेस्ट वाला एरिया। बट इसकी एक नेगेटिव बात यह है कि जो टोटल एरिया है जो माना गया है कि हाँ इतना होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, तो वो हमारा 33% होना चाहिए, यानी कि पूरा जो लैंड है उसका 33% जो हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, बट ये अभी भी कम है। बाकी दूसरे सेक्शंस आप जो देख पा रहे होगे यहाँ पर, उसमें किसी किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और किसी किसी में बहुत ज़्यादा घटावट हुई है, यानी कई सारे एरियाज में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और कई सारे एरियाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें बैरन और अनएग्रीकल्चरल लैंड, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि वो पहले 18.11% था, अब यहाँ पर जो है 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 5.5% ही बचा है। तो ऐसे करके यहाँ पर कई सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हो और इसको अपने बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर में यही है, ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आप बहुत जल्दी आएगा। आप लोग अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने क्लासमेट्स को आप ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके। तब तक के लिए आप बहुत ध्यान रखें अपना। हम मिलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।